प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को अंतिम प्रणाम किया, उनको श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुखों ने इन शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर इन ताबूतों में रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी परिक्रमा की, श्रद्धांजलि अर्पित की इन शहीदों को। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मौके पर जो भारत की एकजुटता की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, वो पाकिस्तान के लिए खास तौर पर और किसी भी ऐसी ताकत के लिए जो भारत के खिलाफ सर उठाने की साजिश कर रही है, एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश इस तस्वीर से गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एक साथ खड़े होकर सारी लकीरों को मिटाते हुए भारतीय के तौर पर खड़े हुए थे। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से आज दुनिया को दिया गया। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है इन शहीद जवानों को, जो कल आतंकी हमले का शिकार हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। सारा देश इस दुख की घड़ी में एकजुट है, एक साथ है। राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके पहले आपने देखा केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साहब साहब, कम से कम 15 राज्यों के जवान जो थे वो इन शहीदों में शामिल हैं। आधे भारत को एक तरीके से यह दंश दिया है आतंकवादियों ने। भारत की संप्रभुता को यह बड़ी चुनौती है। इन तस्वीरों के बाद क्या आपको नहीं लगता कि भारत को एक स्ट्रांग मैसेज जैसा आज दिया है एकजुट खड़े होकर, वैसा कार्रवाई के तौर पर भी देना पड़ेगा? मैं एक्चुअली आपकी स्टेटमेंट से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मैं कोई स्टेट नहीं देखता, मैं नेशन देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता यूपी का है, बिहार का है, पंजाब का है। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है मेरा देशवासी जो आज 40 लेटे हुए, वो मेरे देशवासी हैं। वो किसी भी प्रांत से भी आ सकते हैं। यस। दूसरा पॉइंट, बड़ा अच्छा एक तस्वीर मेरे को दिखाई देती है कि जो पॉलिटिकिंग होती है, उनका काम है, आज कंधे से कंधा मिला के खड़े। और ये 40 जो बलिदान जिन लड़कों ने दिए हैज़ फोर्स्ड एवरीवन टू स्टैंड बाय ईच अदर। तीसरी बात, हम सवेरे से बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की चेतावनी सुनिएगा, द डायरेक्शंस आर क्रिस्टल क्लियर कि अगला एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा और कौन करेगा, वो उन्होंने बिल्कुल, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दैट। नंबर वन। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूं, जितने भी फोर्सेस कश्मीर में तैनात हैं, बड़े प्रोफेशनल लड़के हैं, ठीक, और उनको जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। हम सीधे एक बार पुलवामा चल रहे हैं। आज का खबरदार हम आपको पुलवामा से दिखा रहे हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त वहां पहुंच चुकी हैं। ओवर टू यू श्वेता। आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है,
लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। ये भी जल्दी से जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक 2 ले, जल्दी से एक्शन ले और हमें ठंडक पड़े। अगर घुस के मारना पड़े तो घुस के मारेंगे, जैसा वो चाहते हैं, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उसी भाषा में उनको समझाना चाहिए। हम खून का बदला खून से चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहते। भारत माता की। जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। ऐसी ताकतें यदि कोशिश करती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कड़ा अत्याचार पाकिस्तान पे किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत कभी दोबारा ना हो। 40 हमारे इंडियन आर्मी मरे, हमें उनके 4,000 सिर चाहिए। उरी की तरह इससे भी बड़ा ऑपरेशन करके उनके घर में जाके खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कोई निंदा प्रस्ताव नहीं, कोई बैठके नहीं, कोई शोक समाचार नहीं, केवल कार्रवाई चाहिए हमें। बर्दाश्त की सारी सीमाएं पाकिस्तान ने लागी है, उस पर हमले होने चाहिए और बदला लेना चाहिए। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। जब जाग रहा होता सैनिक हम सोते हैं, वो हमें जगाने चिर निद्रा में सोता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे 40 जवान चिर निद्रा में सोते हुए आज जब उन ताबूतों को समूचे देश ने देखा, आज जब तिरंगे में लिपटे हुए उन ताबूतों को देखकर समूचे देश ने पूछा आखिर कब तक, तो इस सवाल का जवाब बहुत कठिन हो जाता है सबके लिए। हम यहां पुलवामा में पहुंचे हैं, ठीक उसी जगह पर जहां पर ये कायराना हमला किया गया था। एक ऐसा हमला जो लंबे समय से कभी नहीं देखा गया था। किस तरीके से एक गुजरते हुए काफिले पर इस तरह का आतंकी हमला किया गया था। हमारे कई जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई जवान जो शहीद हुए, उनके शरीर को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। और हमारे बाकी जवान जो आज भी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं दिन और रात, और सब यही पूछ रहे हैं कि गम तो है, लेकिन क्या गलत है कि गुस्सा भी हो। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तिरंगे में लिपटे 40 ताबूत, 40 शहीद जवान। यह ऐसा जख्म है जिससे देश तड़प रहा है। आंसू हैं, आक्रोश है। जिन आंसू और जिस आक्रोश को प्रधानमंत्री ने आज अपने शब्द दिए। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है,
ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने तो सीधे शब्दों में कह दिया, गुनहगारों और उनके सरपरस्तों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद आई, जिसमें कूटनीतिक एक्शन की शुरुआत हो गई। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पे देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। सरकार की तरफ से हर तरीके अपनाने के संकेत मिले। पीएम ने तो खुलकर कह ही दिया। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंच चुके थे, जहां सबसे भावुक तस्वीर वो आई जब उन्होंने एक शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसमें एक तरफ गृह मंत्री थे तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ के डीजी थे। जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के डीजीपी सब बड़गाम पहुंचे, जहां से शहीदों के शव श्रीनगर लाए गए और यहां से दिल्ली। पुलवामा हमले पर पूरा देश गुस्से में है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यह गुस्सा दिखना भी था, क्योंकि 40 से ज्यादा जवानों की एक साथ शहादत देखकर कोई भी चुप नहीं रह सकता। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद गुस्सा देश भर में, और अब यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी और गम के बाद अब विरोध पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जहां पर जैश ए मोहम्मद को जिसने पनाह दी और आतंकी संगठन ने जिस कायरता से बर्बरता पूर्वक आतंकी हमले को अंजाम दिया, सीआरपीएफ के जवानों की शहादत, और उसके बाद गुस्सा दिखाई दे रहा है पूरे देश में। जंतर मंतर पर हिंदू सेना पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मसूद अजहर और इमरान खान की इन तस्वीरों को जलाया जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हर तरीके का एक्शन हो, क्योंकि इस तरह के हमले अब बर्दाश्त के बाहर हैं। गुनहगारों से कीमत चुकाने वाली बात तो पीएम ने सुबह कह दी थी। इसके बाद झांसी में भी उन्होंने ये बात दोहराई। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। अब पूरे देश की नजर इसी बात पर है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों पर क्या क्या एक्शन उठाए जाएंगे। कूटनीतिक एक्शन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या बात इसके आगे भी जाएगी? आशुतोष के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। जिस तरह की कामयाबियां भारतीय सुरक्षा बलों को और खासकर सीआरपीएफ को मिली हैं आतंक के खिलाफ, जिस तरह की कामयाबियां यहाँ जम्मू कश्मीर के इलाके में न सिर्फ सीआरपीएफ एक फाइटिंग फोर्स के तौर पर बल्कि एक मददगार के तौर पर सामने आया है, क्या निशाने पर आने का यही कारण है? डीजी सीआरपीएफ हमारे साथ हैं, आप ही से मैं ये सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो यहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं और जो यहाँ की कानून व्यवस्था की सिचुएशन है, दोनों में सीआरपीएफ की बहुत अहम भूमिका है। और जैसा आपने देखा कि पिछले
कुछ वर्षों में जो इसकी परंपरा रही है बलिदान और शौर्य की और प्रोफेशनलिज्म की, उसके तहत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ सभी एजेंसीज से बहुत अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है। सर, चूंकि सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है ना जिस पर पत्थर भी पड़ते हैं तो वो उन हाथों की भी मदद करती है जब जरूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत इलाकों में हम देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं, युवा हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कार्रवाइयां चल रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कितने प्रतिशत यहाँ पर हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ की गतिविधियां करते हैं और कितने प्रतिशत हैं जो हिंदुस्तान के साथ डटे रहते हैं? तो पूरे कश्मीर को एक आईने में क्या देखा जा सकता है? देखिए, द सीआरपीएफ ऑपरेट्स अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। जो भी बंदूक उठाएगा उसके अगेंस्ट सीवियर कार्रवाई की जाएगी एंड ही विल बी न्यूट्रलाइज्ड। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, वी ट्रीट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड एंड एज पर आवर SOPs, एंड वी मेक श्योर that the law and order situation does not have an adverse impact on the operations. तो दोनों ही पहलुओं में हम लोग बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस ऑपरेशन के, उनको अचीव कर रहे हैं। क्या जवानों से आपने बात की है? मोराल किस तरह का है? क्योंकि अपने साथियों को उस स्थिति में देखना, संयम एक तरफ है लेकिन उसके साथ वो दर्द भी तो है। देखिए, दर्द निश्चित रूप से है, हमारा लॉस है, लेकिन इस फोर्स की परंपरा रही है शौर्य और बलिदान की। हमारा मोराल बहुत हाई है और जो ये हमारी शहादत हुई है उससे हमारे जवानों के इरादे और भी मजबूत हुए। सर, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक टर्म लोन वुल्फ यूज हो रहा है, लेकिन वो तो तब होगा जब कोई और स्थानीय सपोर्ट उसे नहीं है। क्या हम वाकई उसे एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं जो अकेले आकर ऐसा करके गया है, या फिर एक पूरे ढांचे के तहत? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मौके पर अभी एक गाड़ी की बात हो रही है जो कि एक्सक्लूसिव लेडन थी, उसमें एक व्यक्ति था या और व्यक्ति थे, ये भी दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मौके पर और गतिविधियां कोई सपोर्टिंग टीम द्वारा अभी उसकी जो है वो प्रथम दृष्टया एविडेंस नहीं है, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हाउ दिस डिवाइस वाज क्रिएटेड एंड हाउ द होल प्लॉट वाज हैच्ड। पूरे देश की संवेदना और समर्थन आपके साथ, मैं आज तक के जरिए आपसे यही कहना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद भटनागर जी, हमसे बात करके। थैंक यू। चाहे भारतीय सेना हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, आपको मालूम है हमारे देश के जवान कहां से आते हैं? हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। और जब शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ तो कोई शरीर उत्तर प्रदेश पहुंचाया जा रहा है, कोई बिहार पहुंचाया जा रहा है, कोई हरियाणा का रुख कर रहा है। और इसीलिए भले ही हम ये कहें कि न उनकी कोई जात होती है, न कोई इलाका होता है, देश के कोने कोने से वो गम की चीखें सुनाई दे रही हैं। सुरक्षा बलों पर हमें पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो अपने हिसाब से उचित फैसला करें, निर्णय करें आगे क्या करना है, और समूचे देश को भी सुरक्षा बलों पर इतना भरोसा है कि निर्णय होगा, कार्रवाई होगी, अंजाम होगा। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पीएम ने पुलवामा हमले का जवाब देने वाली बात कह तो दी, लेकिन इस जवाब का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में ही चर्चा हो रही है। अभी तो पहला कदम पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने का ही हुआ है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस ले लिया है, बट सिर्फ इसको करने से क्या पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट भेजना बंद कर देगी? सो आई थिंक मच मोर डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान हैज टू बी अप्लाइड by India or also by international organizations like the United Nations. We have to go to America and tell them that they need to put pressure on Pakistan. इसके अलावा I think there is also a need for some military pressure to be put.
जिस तरह से 2016 में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस किए थे, इसी तरह आई थिंक सम ऑप्शन, अब वो क्या होगी वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो ये आतंकवाद को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो करते रहेंगे। यह बात तो हर कोई मानता है कि जब तक पाकिस्तानी सेना पर दबाव नहीं बनाया जाएगा वो आतंकवादियों को पालते पोसते रहेंगे और पुलवामा जैसे हमले होते रहेंगे। लेकिन यह दबाव किस तरह से आएगा? क्या इसका रास्ता सिर्फ कूटनीतिक है या फिर सीधा प्रहार ही आखिरी रास्ता है? पाकिस्तान को इतना नुकसान करना है, इतना जो उन्होंने हमारे साथ किया उनको वापस करें, तभी पाकिस्तान को अकल आएगी, तभी वो इन्होंने जिनको अपने पास रखा है, चाहे सलाहकार के तौर पर रखा है, चाहे सपोर्ट के तौर पर रखा हुआ है, जितने टेररिस्ट लीडर है, जब तक इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को खुद टेररिज्म का इतना भय शुरू हो जाए कि उनके अपने मुल्क में बगावत की हालत पैदा हो जाए। तो आज ही हमने सीसीएस ने मीट किया है सुबह 9:15 बजे और मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग इमीडिएटली पाकिस्तान से हटा दिया है। कई और कदम लिए जाएंगे जिससे पाकिस्तान को एक लेसन सिखाया जाएगा, एक सबक सिखाया जाएगा कि ये दहशतगर्दी को जो फैला रहा है, इस्लामिक टेरर को जो फैला रहा है हमारे देश में, उसको बंद करें। अगर सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो उसके अपने क्या रिस्क होंगे और क्या वो तय मकसद को पूरा कर पाएंगे, इस पर साफ तौर पर कोई कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए ये सब जरूर सैन्य रणनीतिकारों के दिमाग में चल रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको वी शुड गो फॉर ऑल आउट युद्ध करना चाहिए, लेकिन जो इंडिया का मिलिट्री फोर्स है और मिलिट्री पावर है, अगर उसको किसी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो हम अपना इंटरनेशनल स्टेटस कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट और सिक्योर कैसे करेंगे? अब जब तक प्रेशर नहीं पड़ता पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वो टेररिस्ट भेजते रहेंगे और इस तरह के हमले हमारे ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर जारी रहेंगे। और ये बोलना कि अभी इसमें कुछ मिलिट्री ऑप्शन नहीं है और मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई थिंक ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर भी 2 साल बाद पुलवामा हो गया। यानी ये तो साफ है कि पाकिस्तान किसी सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरने वाला नहीं है। पालतू आतंकवादी उसके यहाँ पलते रहेंगे और वो अपने आतंकी सोच को कश्मीर में भरता रहेगा। देखिए, इसमें ऑपरेशन जो है वो दो तरीके से होगा। एक, अगर लोकल इसकी तरफ जा रहा है तो ये विचारधारा की बात है, तो एक विचारधारा के लेवल पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो विचारधारा इस किस्म की चीज़ों को बढ़ावा देती है उससे जूझना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस की बात है, उससे जोर देना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि कहीं इस किस्म के फिदाइन तो पैदा नहीं हो रहे। लेकिन पुलवामा के बाद अब पूरा देश यही कह रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये हर हाल में बंद होना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो प्रोटेक्टिव कि ये क्यों हुआ है, 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव कश्मीर में आया कैसे, कहाँ फेल्योर था, वो तहकीकात करेंगे। लेकिन जो लोग जिहादिस्ट हैं, जो मरने के लिए तैयार हैं, उनके खिलाफ प्रोटेक्टिव मेजर की सीमा होती है। आप कितना उनको बढ़ाएंगे? इसके कुछ हार्श कदम उठाओ। उसकी जो टेररिस्ट की फैमिली थी अदिलदार की, उस पर असर होना चाहिए, वो ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए, उसके गांव के ऊपर असर होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद नहीं एग्जिस्ट कर सकता जब तक लोकल सपोर्ट उनको ना हो। दूसरी बात, ये जो हर फ्राइडे के शाम को हमारे मौलवी जी आते हैं और जहर उगलते हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, उस पर बंदिश लगनी चाहिए। ये पाकिस्तान के आतंक का घोषित युद्ध है जिसे हर तरीके से लड़ना होगा। पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी आतंक के नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार करना होगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिली भगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से
हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आज गृह मंत्री ने कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले अलगाववादियों को भी बता दिया है कि जो पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे हैं और कश्मीर को भड़का रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी अब हटा देनी होगी। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद अपनी तरफ से भी एहतियात बढ़ा दी गई है। किसी भी सैनिक काफिले के गुजरने के दौरान दूसरी आवाजाही को रोका जाएगा ताकि जवानों पर किसी तरह का खतरा ना आए। आज तक ब्यूरो। पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली और साथ ही जो आतंकवादी था उसके स्थानीय कनेक्शन नजर आए। इसीलिए जब पाकिस्तान की बात यहां पर हुई तो पाकिस्तान ने बहुत ये बातें कही कि जबरदस्ती भारत अपनी तरफ से हमेशा इस तरह के सवाल उठा देता है कि पाकिस्तान से ही जाकर जुड़ रहा है मामला। लेकिन यहां पर पाकिस्तान खुद ही एक्सपोज होगा, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन है और खासकर जैश ए मोहम्मद, उसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ते हैं। जो सारे ऑर्डर्स आते हैं, जो सारे निर्देश आते हैं, वो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही आते हैं और बहुत क्लियर कनेक्शन पाकिस्तान का बेपर्दा हुआ है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। तो मोदी अपनी फौज कश्मीर से लेके निकल जा, अब नहीं निकलेगा तो तुझे और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अभी 5 फरवरी की ही बात है जब लाहौर की सड़कों पर आतंकवादियों के सैलाब के बीच पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड आतंकवादी हाफिज सईद हिंदुस्तान में आतंकी हमलों की धमकियां दे रहा था। तो क्या तुम मुझे ये बात बतलाओ, तुम कश्मीरियों के काम आने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो? और आखिरी बात ये है, कश्मीरियों को पाकिस्तान की मजहबी जमातों से कोई गिला नहीं, कश्मीरियों को हजरत हाफिज सईद साहब से कोई गिला नहीं, कश्मीरियों को सिराजुल हक साहब से कोई गिला नहीं। कश्मीरियों सुन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हजरत श्रीनगर तक जाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, मोदी को भगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, परचम इस्लाम को श्रीनगर के पर लहराने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। जिस वक्त लाहौर में हाफिज सईद कश्मीर में आतंकी हमले की धमकी दे रहा था, ठीक उसी वक्त जैश ए मोहम्मद का सरगना और मसूद अजहर का छोटा बेटा रऊफ असगर अफजल गुरु के नाम पर आत्मघाती दस्ता बनाने के ऐलान कर रहा था। कश्मीर की जंग कश्मीर के पहाड़ों से निकल कर लड़ी जाएगी, कश्मीर की जंग कश्मीर के पहाड़ों से उतर कर लड़ेगी। दिल्ली में होने वाले फैसलों का जवाब तुम्हें दिल्ली में दिया जाएगा। हाफिज सईद की रैली और रऊफ असगर की बोली ये सबूत है इस बात का कि पुलवामा में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला पाकिस्तान की शह पर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी खेमों से लेकर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के खेमों में जश्न मनाने की होड़ मच गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भले ही पुलवामा में हमला जैश की करतूत थी, लेकिन आदेश तो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज का था, क्योंकि दुनिया जानती है कि दुनिया के लिए बड़े से बड़ा आतंकवादी भी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की मर्जी के बिना इतने बड़े हमले को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। जैश ए मोहम्मद सरगना रऊफ असगर का कराची की रैली में अफजल गुरु के नाम पर आतंकवादियों के आत्मघाती दस्ते बनाए जाने का ऐलान करना, लाहौर की सड़कों पर आतंकवादी जमातों के बीच खड़े होकर जमात उद दावा के टॉप आतंकवादी हाफिज सईद का हिंदुस्तान पर हमले की धमकियां देना, पाकिस्तान में इन आतंकी रैलियों के 2-3 दिन बाद ही भारत में सुरक्षा एजेंसियों पर आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी करना और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो जाना, ये इत्तेफाक तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी का आलम यह है कि वह हिंदुस्तान से सबूत मांग रहा है। पाकिस्तान को अगर सबूत चाहिए तो वो बस एक बार अपनी गिरेबान में झांकने की हिम्मत करे, क्योंकि भारत की तरफ से अब उसे सबूत नहीं सिर्फ सबक मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की चर्चा है। झूठ बोलना और आतंकवादियों को पालना पाकिस्तान की उतनी पुरानी आदत है जितना कि खुद पाकिस्तान। अपनी इसी आदत से मजबूर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ
आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और पकड़े जाने पर सबूत मांगने लगता है। पुलवामा हमले में अपने हाथ को पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी नकारे, लेकिन उसके इनकार से सच बदल नहीं जाएगा। पाकिस्तान हैज नेवर shown any remorse for what terrorist actions have taken place here, and they have taken no concrete steps to dismantle the terror infrastructure that they themselves created inside Pakistan. जो देश ऐसे लोगों को पनाह देती है, जो उनको पैसे देती है, जो उनको सपोर्ट करती है और ट्रेनिंग देती है, उसको तो ज़रूर चोट पहुंचाना है, वो होना ही चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों को खुद इंटरनली चीज़ों को टाइट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सेना पे आयद होती है और जब तक के सेना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जंग होनी चाहिए, लेकिन ये कि जब तक स्ट्रॉन्ग मेजर सेना के खिलाफ सेना स्पेसिफिक मेजर लिए जाएंगे तभी ये मसला रुक सकता है। इसलिए कि अगर हम इनको बैन भी करा देते हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के माध्यम बैन भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, मगर वो लोग उसी तरह ऑपरेट करते रहते हैं, उसी तरह चलते रहते हैं, या नया नाम नया एड्रेस से फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान भले ही खुद को निर्दोष बताने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ा नकाब अब नोचा जा चुका है। और सच यही है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज तक ब्यूरो। जैसे जैसे यहाँ पर रात ढलती है वैसे वैसे असुरक्षा का माहौल कुछ और गहराता जाता है। अगर यहाँ पर गाड़ियां इतनी देर रात भी चल पा रही हैं तो उसका कारण सिर्फ ये है कि दोनों ओर सड़क के सुरक्षा बल लगातार तैनात रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान में क्या होता है? वहां तो आतंकवादी भी रैली करते हैं और खुलेआम करते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान लाख बहाने बनाता है। आज जब पूरी दुनिया में इस खबर पर प्रतिक्रिया आ रही है तो सब अपनी तरफ से पाकिस्तान की दिल भरकर भर्त्सना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इसके आगे किस तरह के जवाब देता है। वो भले ही आतंकियों का मोस्ट फेवर्ड नेशन हो, लेकिन उसे समझना होगा कि हिंदुस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के दर्जे गंवाने को का मतलब क्या होता है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। आतंकवादियों के मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान ने अब की बार जो गलती की है उसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना तो अपने जवानों की शहादत का बदला जरूर लेगी और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनकर पाकिस्तान पर पहला हमला कर दिया है। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पे देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सबसे ज्यादा तरजीह वाला देश। भारत ने 1996 में ही पाकिस्तान को यह दर्जा दे दिया था, जो अब वापस लिया गया है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का मतलब क्या होता है। दरअसल MFN एक विशेष दर्जा होता है जो एक देश अपने कारोबारी देशों को देता है। जिस देश को दूसरे देश से ये MFN स्टेटस मिलता है उसे व्यापार में कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ता। MFN का दर्जा पाने वाले देश को आयात निर्यात में विशेष छूट मिलती है। ये दर्जा प्राप्त देश कारोबार में कम आयात शुल्क देते हैं। MFN दर्जा प्राप्त देशों के लिए सबसे कम कीमत पर कारोबार किया जाता है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन के मामले में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त देश से सस्ती डील किसी दूसरे देश को नहीं दी जा सकती। ये MFN देश होने के फायदे हैं। इसका लाभ पाकिस्तान साल 1996 से उठा रहा है। उरी अटैक के बाद भी पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस लेने की डिमांड उठी थी, लेकिन अब की बार पाकिस्तान से यह दर्जा वापस ले लिया गया है। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में
इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने 2 गुना राज 4 गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। कुछ लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि एमएफएन का दर्जा छीनकर भारत क्या हासिल कर लेगा, लेकिन यहाँ सवाल कुछ हासिल करने का नहीं है। सवाल तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का है और पूरी दुनिया में भिखारी बनकर कर्ज मांगते पाकिस्तान के लिए भारत का यह फैसला उसका आटा गीला कर देगा। 2017-18 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 240 करोड़ डॉलर यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इनमें भारत से होने वाले निर्यात की हिस्सेदारी करीब 190 करोड़ डॉलर है, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 49 करोड़ डॉलर का ही आयात होता है। भारत का एमएफएन होने के चलते पाकिस्तान को टैक्स में रियायत मिलती रही है, जो अब नहीं होगा। अभी तक पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते चाहे कितने भी खराब दौर से गुजरे हों, लेकिन कभी पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचनी तय है। So I think, in fact, this most favored nation status that we have given them, albeit under the World Trade Organization rules, but it should not be given. And that is the first thing. In fact, it should have gone a long time ago. I'm wondering why it took this for that to be removed. Secondly, there are a whole lot of other interactions that we have with Pakistan. And even now, if you recall, at one time they say we are not going to talk to them, and then they say, okay, we are not talking to them, but XYZ officer will go. Why? Why don't we just cut off all contact and say that our embassies are there in the respective capitals? If anything has to be done, it can be done through them. जिस देश के फेवरेट आतंकवादी हों, उस देश का फेवर दुनिया में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। वो तो भारत का बड़ा दिल है जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। लेकिन एमएफएन दर्जा छीनना तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान को आतंकवादियों का फेवर लेने की और भी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I'm here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan. देखिए, आतंक तो एक ऐसी चीज़ है जो पूरा विश्व साथ मिलकर ही ख़त्म कर सकता है। कोई अकेले कोई देश आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाएगा। सारे विश्व को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये एक और इस बात को याद दिलाता है ये हमारे संकल्प को जो कई बार हम लोगों ने विश्व में लेने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एमएफएन दर्जा छीनने से पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार अपना थोड़ा नुकसान सहकर भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है, और ये तो अभी शुरुआत है। आज तक ब्यूरो। भारत ने पाकिस्तान पर अभी तक बहुत कुछ आजमा कर देखा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये माना जा सकता है कि कोई एक फैसला नहीं हो सकता है, कोई एक कदम नहीं हो सकता है जो पूरी तरीके से इस मामले को सुलझा सके। अगर बहुत अलग कोण भी हैं, तो आखिर उसकी शुरुआत होगी कब? शुरुआत अगर हम माने कि भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लिया है, छीन लिया है उससे, अगर हम ये माने कि सुरक्षा बलों को ये छूट दी गई है कि आप निर्णय लें और आप नतीजा दें, हम इसे भी एक शुरुआत मान सकते हैं। बदला हमें चाहिए। पाकिस्तान को मिटा के इस बार जड़ से खत्म होना चाहिए। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म होगी। और हमारे पीएम से गुजारिश करते हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत का एक बच्चा भारत के लिए तैयार है।
बिल्कुल अगर ये पाकिस्तान करवा रहा था बिल्कुल गलत करवा रहा है, क्योंकि हमारे जवानों की तबाही हो रही है और ये मरवा रहा है बिला वजह। पाकिस्तान के साथ सभी संबंध इसी टाइम खत्म कर देने चाहिए। हवाई हमला किया जाए, साथ में सर्जिकल भी स्ट्राइक की जाए। न भूलेंगे न ही माफ करेंगे। जी हाँ, सीआरपीएफ की तरफ से पाकिस्तान के लिए कहे गए ये वो शब्द हैं जिसमें ऐलान जंग है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की मौत का अल्टीमेटम है। ये गुस्सा है हिंदुस्तान की उस फोर्स का जिसके 40 जवान पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। देश की आंखें नम है। पाकिस्तान के खिलाफ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आक्रोश फूट रहा है। गम है, मातम है, आंसू है, आक्रोश है। हिंदुस्तान के 40 जाबाजों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है, पाकिस्तान से खून के एक एक कतरे का हिसाब हो। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, कर्नाटक के हैं, असम के हैं। हिंदुस्तान अपने 40 जवानों की ये शहादत। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यूपी के 12 जवान शहीद हुए हैं। परिवारों में मातम पसरा है, आंखें नम हैं, लेकिन देश पर मर मिटने का जज्बा अभी भी बरकरार है। इस वक्त मैं हूँ शामली में शहीद अमित कुमार के परिवार के बीच। यही वो आंगन है, यही वो घर है, यही वो छत है और ये दरो दीवार है जहाँ पर 12 तारीख तक अमित मौजूद थे। अपने परिवार के साथ हंसते खेलते छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन इस वक्त माहौल बिल्कुल अलग है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। जो बहन है वो अभी भी ये मान रही है कि उनका भाई वापस आएगा। एक बेटे को खोना क्या होता है ये केवल एक माँ ही समझ सकती है। उसका दर्द क्या होता है सिर्फ वही महसूस कर सकती है। इस वक्त मैं हूँ शहीद अमित कुमार के घर पर, जो कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। अमित कुमार की माँ इस वक्त हमारे साथ है। अम्मा, अमित कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, काफी दिनों तक आप लोगों के साथ भी रहे। बात हुई बहुत लाडले थे आपके। हाँ, बहुत प्यार करते थे। अमित की बहन भी हमारे साथ है। बहन और भाई का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, बहुत पवित्र होता है। अपनी बहन को क्या कहते थे वो? बहुत ही प्यार से समझाता था, बहुत ही जैसे एक पापा समझाता है अपनी बेटी को। घर आ गई, मनते क्या बहन ने चाय भी पी ली के नाश्ता करवा दे बहन को। आज तक कौन नहीं आया, बहन ने चाय पी नहीं पी। बना दे बहन के खतर ना मिल के गए ना बात करी भाई बहन से। भाई बहन को नाश्ता भी करवा दिया के आज तो ना कहा फिर भी। आगरा के कौशल कुमार रावत की शहादत भी अमर रहेगी। 3 दिन पहले ही कौशल छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर गए थे। 47 साल के कौशल 1991 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। घर से जाने के 24 घंटे बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई। कल उससे बाद मेरी बात हुई थी दोपहर को। मैंने फोन किया था कि जम्मू पहुंच गया हूँ, तो मैंने भी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। आपने कि नहीं अभी हम नीचे ही हैं, ऊपर नहीं गए ड्यूटी पे, क्योंकि मैं पड़ रही रास्ते। ज़्यादा इससे दुखी हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरे भारत का और हमला है और इसमें जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए और इसको जो है जितना भी हो सके सरकार इसकी मदद करे। तो भाई संदेह जो है भाई वो तो सरकार को हम लोग पैसे कहाँ से कर सकते हैं। इसको भाई एक जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये हमेशा से हो रहा है, आज कोई नई बात नहीं है कि इसको तो एक जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। खाली यहाँ समझौता करने से कुछ थोड़ा होता है। पाकिस्तान जो जिस तरह से हरकतें कर रहा है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो क्या चाहते हैं? बदला चाहिए और कुछ नहीं। खून के बदले खून है, पाकिस्तान को उड़ाई देना चाहिए साफा। हमारा एक लड़का नहीं, हजारों लड़के जा रहे हैं। सबके माँ बाप ऐसे हमारे जैसे हाल हो गया होगा। हर परिवार बदला मांग रहा है और एक एक शहादत का हिसाब पाकिस्तान से
चुकता करना है। शामली से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।